Okay, so yesterday we talk about the single point cutting tool. This is the geometry of the single point cutting tool. There is a rack surface. Please see my this notation of this spotlight I am going to produce. This is the rack. This is the rack surface. This is the flank surface, and this is the end surface. So there are the three surfaces and six angles. Three surfaces and the six angles are there in a single point cutting tool. This is the principal edge. This is the principal edge or side cutting edge. This is the principal edge or the side cutting edge. This is the end cutting edge. End cutting edge जो end side में होगी that is called the end cutting edge. And जो भी एंगल नीचे है, जो भी एंगल नीचे दिख रहे हैं आपको, these all are the रिलीफ एंगल और द क्लियरेंस एंगल. ये एंगल हम क्यों देते हैं कि जो हमारा फिनिश्ड मशीन्ड सरफेस है, जो हमारा मशीन्ड सरफेस है, जो मशीन्ड हो गया है, वो टूल को टच नहीं करे और वो उसकी सरफेस फिनिश हमारी खराब नहीं हो. इसके लिए हम ये सारे एंगल्स जो हैं इसको टेपर्ड रखते हैं. ये जितनी भी साइड वाले हैं, ये फ्लैंक है, ये ऊपर से ये वाला साइड रिलीफ एंगल दिख रहा है. ये रिलीफ एंगल हमने क्यों दिया है कि वो साइड से वर्कपीस को टच नहीं करे. और ये वाला रिलीफ एंगल हमने क्यों दिया है कि ये इस वर्कपीस को परपेंडिकुलरली टच नहीं करे. तो फिनिश्ड मशीन्ड सरफेस को बचाने के लिए हम लोग इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में रिलीफ एंगल देते हैं और क्लियरेंस एंगल भी इनको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलेंगे इनको. सो इस टूल में हमारे पास 6 एलिमेंट होंगे. सॉरी, जो टूल ज्योमेट्री होगी तो उसमें आप क्या लिखेंगे, शैंक है, फ्लैंक है, नोज है, फेस है, हील है एंड कटिंग एजेस है. दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द टूल एलिमेंट्स. टूल एलिमेंट्स अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो ये लिखेंगे. टूल ज्योमेट्री के बारे में पूछता है तो आप उसके फेसेस एंड एंगल्स लिखेंगे. ठीक है ना. अगर एंगल्स के बारे में पूछ रहा है तो बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल एंड साइड कटिंग एज एंगल. अब आप इसको सीरियली याद रखना है. इसको आपको कैसे याद रखना है, सीरियली याद रखना है. और सीरियल के लिए सबसे पहले आप दो दो के ग्रुप बना लें. इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ऐसे ग्रुप बनाएंगे. तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट वाले लास्ट ग्रुप में आ रहा है रैक, सेकंड वाले में आ रहा है क्लियरेंस एंड देन आ रहा है कटिंग. तो ऐसे याद रखना है. और फिर फर्स्ट वाले वर्ड को याद रखने के लिए बैक रैक, साइड रैक, एंड 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 साइड, एंड कटिंग, साइड कटिंग. तो ऐसे याद रखना है इसको, रैक, रिलीफ एंड कटिंग. तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. और ये सीरियली याद रखना, ये सीरियल ही याद रखना है. और इसके बाद लास्ट में आएगा आपका एक नोज रेडियस, वो भी आपको इसमें मेंशन करना है, नोज रेडियस. तो ये 7 टाइप के एंगल्स हैं इसमें. इन 7 जो पैरामीटर्स हैं, 6 एंगल हैं, एक नोज रेडियस है. these 7 parameters is called the टूल सिग्नेचर. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टूल सिग्नेचर. कभी भी एग्जाम में आता है कि टूल सिग्नेचर क्या होता है, तो आपको ये चीज लिखनी है कि टूल सिग्नेचर इज द डेजिग्नेशन ऑफ द टूल विद 6 एंगल्स एंड 1 नोज रेडियस. ठीक है. तो ये आप इसमें लिखेंगे. और इसके अलावा इसका डायग्राम है, ये कल भी आपको समझाया था. अगर आप इसको टॉप व्यू से देखते हैं तो आपको एंड कटिंग एंगल दिखेगा और एंड कटिंग एच दिखेगी. एंड कटिंग एच से आपका साइड कटिंग एंगल बनता हुआ दिखेगा. फ्रंट व्यू देखेंगे उसका तो रैक एंगल दिखेगा, बैक रैक एंगल बोलते हैं उसको. अगर ये नीचे की तरफ है, अगर ये नीचे की तरफ है, ऊपर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इससे नीचे की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल. क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल. अगर इसके लाइन से कोइंसाइड करेगा, अगर ये इस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कोइंसाइड करेगा एंगल, तो ये पॉजिटिव, ये एंगल, ये एज ऊपर आ जाएगी और ये जीरो हो जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे जीरो रैक एंगल. इसको क्या बोलेंगे, जीरो रैक एंगल. अगर ये एज ऊपर जाती है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर जाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रैक एंगल. क्या बोलेंगे, नेगेटिव रैक एंगल. अगर ये ऊपर जाती है तो अभी ये हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल. बैक रैक एंगल है लेकिन पॉजिटिव है. क्या है, पॉजिटिव है. और अगर आप इसको एंड से देखेंगे तो देयर इज ए 2 एंगल्स, साइड रैक एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल. तो ये 2 एंगल आपको दिखेंगे once you
viewed from the end side और the सामने से देखने पे. तो these angles है ना, these angles should be remembered by you in serially. जो सीरियल मैंने आपको बताया है, रैक एंगल, रिलीफ एंगल एंड देन क्लियरेंस एंगल. इस सीरियल में आपको सातों एंगल्स प्लस नोज रेडियस याद रखना है एंड दैट इज कॉल्ड द टूल सिग्नेचर. इसको हम बोलते हैं टूल सिग्नेचर. और इसके बाद ये वाले आपको व्यूज दिखाए थे. ये this is the same representation of the how we viewed the end cutting angle and the side cutting edge angle. इसको this is the reference plane. इसको क्या बोलते हैं? ये horizontally है, किससे? बेस से पैरेलल है एंड हॉरिजेंटली प्लेन है, जो टूल पे लगा हुआ है. टूल के अंदर से हमने इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया. दिस प्लेन इज कॉल्ड द रेफरेंस प्लेन. जो भी पैरेलल होगा बेस से, टूल के बेस से पैरेलल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस प्लेन. इसको हमने ऐसे कट किया. कट करने के बाद आपने इसको सीधा कर दिया. इस साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल, और साथ में दिखेगी आपको नोज रेडियस. ठीक है, तो दिस इज द nose radius and this is the end cutting edge angle and this is the side cutting edge angle. दूसरा फिगर देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि ये वाला कौन सा प्लेन है. दिस प्लेन इज पैरेलल टू द टूल एक्सिस. टूल एक्सिस है, उसके पैरेलल है. अब जब आप ये टूल मशीन में लगाएंगे, तो मशीन में लगाएंगे तो इसको आप परपेंडिकुलर लगाएंगे. कैसे लगाएंगे? परपेंडिकुलर लगाएंगे. इसके सामने, यहाँ पर इसके सामने इधर आपका जो जॉब होगा वो कहाँ होगा? ये ऐसे इस लाइन पे, ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है इसके साथ में होगा. तो इसको आप किसके परपेंडिकुलर हो गया? दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस जॉब प्लेन और द वर्क पीस का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है. तो इसको क्या बोलते हैं हम? दिस प्लेन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स प्लेन. दिस प्लेन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स प्लेन. तो टूल को जब आप ट्रांसवर्स प्लेन के थ्रू काटेंगे तो आपको क्या एंगल दिख रहा है? बैक रैक एंगल दिख रहा है और एंड रिलीफ एंगल दिख रहा है. कौन सा एंगल दिख रहा है? बैक रैक एंगल एंड रिलीफ एंगल. अब इसमें वापस से वही बात है, बैक रैक एंगल जो है ये कौन सा है? दिस इज द पॉजिटिव बैक रैक एंगल. दिस इज द पॉजिटिव बैक रैक एंगल. ठीक है, तो अब ये वाली जो मैंने लाइन खींची थी, दिस इज द एक्सिस ऑफ जॉब और द वर्क पीस विच इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसफर प्लेन. अब इसके साथ में भी एक प्लेन होगा, जो ये लाइन मैंने खींची जॉब की, इसके साथ में भी एक वर्टिकल प्लेन है. वो वर्टिकल प्लेन को क्या बोल रहे हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल प्लेन. इसको क्या बोल रहे हैं? ये फिगर देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन इसके परपेंडिकुलर है. वो ट्रांसफर से क्या था? परपेंडिकुलर था. तो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे हमारा जॉब रहेगा, और जो प्लेन जॉब के एक्सिस के पैरेलल है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन. अब आप इसको यहाँ से इसको कटिंग कर दिया, आपने यहाँ से कट कर दिया और आपने इसको इस साइड से व्यू किया. ये लाइन खींची मैंने, इस साइड से व्यू किया तो आपको क्या दिखे? यहाँ पे साइड रैक एंगल ऊपर वाला दिखेगा ना. ऊपर वाला जो सरफेस है दैट इज द रैक सरफेस. ऊपर वाला दिखेगा और साइड वाला दिखेगा. साइड में आपका रिलीफ फेस था. तो इधर से देखेंगे तो सामने से देखेंगे तो आपके पास दिखेगा साइड रैक एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल. तो ये हमने रिलीफ एंगल ये वाला क्यों दिया कि ये वर्क पीस जब मशीन्ड हो जाएगा तो आफ्टर द मशीनिंग दैट शुड नॉट बी टच विद द मशीन्ड सरफेस. उसको मशीन सरफेस को खराब नहीं करे, इसके लिए हमने ये थोड़ा सा रिलीफ एंगल दिया है, या हम इसको क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो इसी का डिस्क्रिप्शन है आगे की स्लाइड्स में. ये आप एक बार इनको जब मैं आपको शेयर करूंगा तो आप देखना, पढ़ लेना इनको. तो इसमें बैक रैक एंगल का कैसे डेफिनेशन देनी है वो सब है कि जैसे भी आपने फिगर देखा है उसी को फिगर देख के आपको बनाना है कि कौन सा एंगल है. तो इसको याद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि कौन सा एंगल है. तो रैक एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड द लाइन पैरेलल टू द बेस ऑफ द टूल. जो लाइन पैरेलल थी बेस के, उसके बीच का एंगल है, तो उसको हम बोलते हैं रैक एंगल. अब इसमें तीन टाइप के एंगल मैंने आपको बताया. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगल: पॉजिटिव, जीरो एंड और न्यूट्रल और नेगेटिव एंगल. तो इसमें क्या क्या होता है?
सब कल भी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव रेक्टेंगल, पॉजिटिव रेक्टेंगल अब वो नीचे की तरफ जा रहा था, पॉजिटिव रेक्टेंगल क्या हुआ रहा था, ये ये वाला फिगर देख रहे हैं आप, ये कौन सा है, पॉजिटिव रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, मतलब जो ये प्रिंसिपल कटिंग एज है और या फिर साइड कटिंग एज है, ये नीचे की तरफ आती जाएगी, नीचे की तरफ आती जाएगी। तो ये क्या होगा, टूल जो है ये हमारा ज्यादा शार्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा शार्प हो जाएगा। तो इससे हम शार्प चीजें से ज्यादा अच्छी तरह से चीज काट पाएंगे, और इसमें पावर कम लगेगी, पावर कम लगेगी मतलब कि इसका टेम्परेचर जो है वो उस पर कम गर्म होगा, और टेम्परेचर ज्यादा रेज नहीं होगा, टेम्परेचर ज्यादा रेज नहीं होगा तो उसकी टूल लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो लेकिन लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो इसमें मटेरियल कम हो जाएगा, मटेरियल की ऑक्यूपेंसी कम हो जाएगी, और ये टूल जो है वो स्ट्रेंथ वाइज कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ वाइज कम हो जाएगा। और ये वाला एंगल हम क्यों देते हैं, दिस एंगल इज यूज्ड टू कट द सॉफ्ट मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल। जो डक्टाइल मटेरियल है उसको काटने के लिए हमारे पास ये वाला एंगल हम काम में लेते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है ना, वही सारी चीज मैंने इसमें यहाँ पे लिखी है, पॉजिटिव एंगल शार्प कर देगा, इट मेक द टूल मोर शार्प, इट बट इट reduces the strength of the tool. ठीक है, and it also reduces the cutting forces and power requirement. It helps in the formation of continuous chip formation in the ductile material. Continuous, अभी चिप के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चिप्स आर देयर। तो डक्टाइल मटेरियल में जो कंटिन्यूस चिप निकलती है उसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्प करता है, और सॉफ्ट मटेरियल्स में काम आता है। सेकंड जो है नेगेटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल क्या होगा, वो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड चला जाएगा, तो टूल जो है वो ज्यादा मोटा हो जाएगा। बेसिकली कार्बाइड टूल्स, बेसिकली जो कार्बाइड टूल्स हैं वो सब जो होते हैं वो पॉजिटिव रैक, सॉरी नेगेटिव रैक एंगल के होते हैं, और दैट इज यूज्ड टू कट द हार्ड मटेरियल एंड द ब्रिटल मटेरियल, हार्ड मटेरियल एंड द ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में जो शेयरिंग होगी, डक्टाइल मटेरियल कैसे कटेगा, बाय द शेयरिंग। ठीक है ना, बाय द शेयरिंग फोर्स। और जो ब्रिटल मटेरियल कटेगा वो उसमें ब्रिटल फ्रैक्चर होगा। क्या होगा, ब्रिटल फ्रैक्चर। ये आपने पिछले साल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, शेयरिंग फोर्स क्या है और ब्रिटल फ्रैक्चर क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ब्रिटल फ्रैक्चर के लिए क्या होगा, मटेरियल ब्रिटल होगा। ब्रिटल मटेरियल कौन सा होता है, जिसमें कार्बन परसेंटेज हाई होगी। कार्बन परसेंटेज किसमें हाई होगी, हाई माइल्ड स्टील वाले मटेरियल में। कितनी हाई होती है, एनीबडी कोई बताएगा मेरे को, कितनी हाई होगी इसमें, मटेरियल परसेंटेज कितनी होगी हाई कार्बन स्टील में, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, कोई जवाब देगा, किसी को परसेंटेज मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, क्लास बंक कर ली क्या सबने ज्वाइन करने के बाद, एनीबडी। No, sir. तो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द हाई कार्बन स्टील, Point हाँ 0.6 to 1.25. पॉइंट सिक्स टू 0.6 to 1.25. 1.25। अच्छा, और एनीबडी एल्स, Sir, 0.8 to 1.5. 0.8 टू 1.5। अगर फिर माइल्ड स्टील की कितनी होगी, माइल्ड स्टील 0.8 to 0.9. up to 0.25. 0.25। ठीक है, आप करीब करीब हैं थोड़ा सा, आप लोग ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आप करीब करीब हैं। थोड़ा सा और इसको वापस से देखें, 0.8 से 1.5 करीब करीब ठीक है, हार्ड मटेरियल शुरू हो जाता है, बट इट गोज अप टू द 4.2 और 6.67। ठीक है ना, तो वहां तक जाता है, जितना जितना कार्बन परसेंटेज बढ़ाते रहेंगे मटेरियल ब्रिटल होता रहेगा। और ब्रिटल मटेरियल की क्या खासियत होती है, क्या खासियत होती है, कौन सी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसमें, which strength is higher in the brittle material, हाँ कौन सी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ चुके हैं आप सेकंड ईयर में,
मटेरियल भी पढ़ चुके हैं, ओके। ओके, तो देयर इज ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ब्रिटल मटेरियल में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका ब्रिटल फ्रैक्चर होगा, उसमें शेयरिंग होगी। जो डक्टाइल मटेरियल होगा उसमें शेयरिंग होगी। और दूसरा होता है हमारा जीरो रैक एंगल होता है। और जब वो लाइन के पैरेलल हो जाएगा, या लाइन को कटिंग एज जो है उसकी उस हॉरिजॉन्टल लाइन के कोइंसाइड हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड द जीरो रैक एंगल, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने वैसे कल डिस्कस कर ली थी, हम वापस बहुत ज्यादा पीछे से हमने स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज द अनदर इज द साइड रैक एंगल कैसा होता है, एक मिनट में इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द ये अभी हमने फिगर की वहीं पे बात करी थी पहले। दिस इज द टूल, this is the tool, this is the horizontal axis, and this is the vertical axis। ये थोड़ा सा टेढ़ा नहीं बना, सपोज आप इसको, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, ये वाली एज जो है वो इट इज स्लाइटली टेपर। सो दिस एंगल इज so this angle is a side rack angle. This angle is a side rack angle, and this is why this is provided. It is provided on the tool to provide the clearance between the workpiece and the tool, so that it can prevent the rubbing of the tool piece with the end flank of the tool. So this is provided to prevent the rubbing of the workpiece। ठीक है, ऐसे ही रिलीफ एंगल है, एंड रिलीफ एंगल है। एंड रिलीफ एंगल आपका कौन सा था? एंड रिलीफ एंगल आपका था, ये वाली व्यू में दिखेगा, ये वाले व्यू में दिखेगा, जो बैक रैक वाला व्यू था उसमें दिखेगा। दिस इज द टूल, दिस इज द टूल, दिस इज द बैक रैक एंगल, एंड दिस एंगल इज द एंड रिलीफ एंगल, दिस एंगल इज द एंड रिलीफ एंगल, दिस एंगल इज द एंड रिलीफ एंगल। ये एंगल भी हमने क्यों प्रोवाइड किया? This angle is also provided to allow the tool to move without rubbing the workpiece. This is also prevent the rubbing with the workpiece. So this is called the end cutting and relief angle, and another angle is the side relief angle। Side relief angle कौन सा था? Side relief angle is this angle, this already I draw दिस एंगल साइड रिलीफ एंगल। ये सारे फिगर आप याद रखें, साइड एस, साइड रिलीफ एंगल आर एंगल, SASRA, दिस इज द साइड रिलीफ एंगल, दिस इज द साइड रिलीफ एंगल। ये साइड से इसको प्रिवेंट करेगा रबिंग करने के लिए। इस इनकॉर्पोरेट ऑन द टूल टू प्रोवाइड द रिलीफ बिटवीन द फ्लैंक एंड द वर्क सरफेस। अगर आप इन फिगर्स को ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज आप लिख सकते हैं। इसको एक बार पढ़ के समझने की जरूरत है, इसके बाद आप ये सारी चीजें अपने आप लिख सकते हैं फिगर को ड्रॉ करके, ठीक है ना। अनदर एंगल इज द एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल आपका कौन सा था, कौन से वाले में दिखेगा एंड कटिंग एज एंगल? एंड कटिंग एज एंगल आपको दिखेगा ऊपर वाले फ्रंट व्यू में, ऊपर वाले फ्रंट व्यू में। दिस इज द टूल, दिस इज द टूल। अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखें, दिस इज द वर्टिकल एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंड कटिंग एज एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंड कटिंग एज एंगल। इसको क्या शॉर्टकट में लिखते हैं? एंड कटिंग एज, एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एंड कटिंग एज एंगल। और इसके जो नीचे वाला होगा, ये वाला एंगल क्यों प्रोवाइड किया है? ये वाला एंगल, दिस इज आल्सो प्रोवाइड द क्लियरेंस बिटवीन द टूल कटिंग एज एंड द वर्क पीस। ये भी हमने किस लिए प्रोड्यूस कर रहा है? क्लियरेंस देने के लिए। ये ध्यान रखना है आपको, ये वाली जो मेन इसकी कटिंग एज है, दिस, यहाँ पे मेरा पॉइंटर है, दिस कटिंग एज इज अ मेन कटिंग एज, और वी कॉल्ड इट एज अ प्रिंसिपल कटिंग एज, और इसको कहते हैं हम साइड कटिंग एज। ये इसी से हमारी कटिंग होती है। दिस एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस एज से ही हमारी कटिंग होगी। और इस वाले एंगल को क्या बोल रहे हैं हम?
इस एंगल को बोल रहे हैं साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग edge angle, side cutting edge angle. So angle this angle this angle is responsible to turn the chip and take away from the workpiece. ये वाला एंगल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस चिप जो निकल रही है, जो उसका मटेरियल निकल रहा है, मशीन करने के बाद जो मटेरियल निकल रहा है उसको वो वर्कपीस से दूर ले जाके फेंकेगा, इसके लिए ये एंगल रिस्पॉन्सिबल होता है साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है ना, तो अभी आपको ये सारे एंगल समझ में आ गए होंगे। अब इन टूल्स को, अब इन एंगल्स को स्पेसिफाई करने के लिए देयर आर द 3 सिस्टम, हमारे पास ये 4 सिस्टम है to designate these हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। ओके, तो उनको डेजिग्नेट करने के लिए हमारे पास ये 4 सिस्टम है। इसमें से 2 सिस्टम जो है ASA सिस्टम एंड ORS सिस्टम, ये 2 सिस्टम आपके सिलेबस में है। These 2 systems are in your syllabus. So हम इन दोनों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन भी मैं दूंगा हैंड इन सिस्टम का। उसके बाद इन दोनों के सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ASA सिस्टम एंड ORS सिस्टम। ASA का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। इसने एक डेजिग्नेशन दिया हुआ है जिससे कि हम लोग टूल सिग्नेचर को डेजिग्नेट करते हैं, टूल ज्योमेट्री को। लेकिन टूल ज्योमेट्री में क्या चीज आएंगे, वही 7 एंगल आएंगे, वही 6 एंगल आएंगे प्लस एक नोज रेडियस आएगा, 7 पैरामीटर्स आएंगे। वही चीज है दोनों में, बट रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, तो इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे। ASA सिस्टम क्या होता है और ORS सिस्टम क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे टूल इन हैंड सिस्टम क्या होता है। टूल इन हैंड का क्या मतलब है? टूल इन हैंड, नाम से ही हमको पता चल रहा है कि टूल है हमारा हाथ में है। टूल क्या है, हमारा हाथ में है। और हाथ में जब टूल है, हम तो उसकी क्या चीज बता सकते हैं। ओनली 10 मिनट रह गए हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। टूल इन हैंड का मतलब है कि टूल हमारे हाथ में है, हम वो टूल के बारे में हमको कुछ ज्योमेट्री के बारे में, उसके बारे में बताना है। तो ज्योमेट्री के बारे में हम बताएंगे तो हम क्या चीज बता सकते हैं। टूल अगर हमारे हाथ में है तो हम ज्यादा से ज्यादा उसकी फेसेस के बारे में बता सकते हैं। 3 फेस मैंने आपको बताई, रैक फेस है, फ्लैंक फेस है और आपकी साइड फेस है और एक एंड फेस है। ये 3 फेसेस के बारे में बता सकते हैं। और आप एंगल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं, बट आप क्वांटिटेटिव आइडिया नहीं दे सकते। You are not given the quantitative idea, we are not given the particular angle कि how much angle is there of the back rack angle और side rack angle, कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, तो ये चीज हम नहीं बता सकते। तो हैंड ऑन टूल इन हैंड का सिस्टम का मतलब है कि टूल हमारे हाथ में है और हम टूल को देख के उसको कितनी ज्योमेट्री उसकी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओनली डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं, बट क्वांटिटेटिव हम कुछ भी नहीं बता सकते। दैट इज कॉल्ड द हैंड टूल इन हैंड सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे ASA system. ASA system is a American Standard Association system. American Standard Association system. इसमें ये देखें आप, this is the tool. ये जहाँ पे भी मेरा पॉइंटर जा रहा है उसको थोड़ा सा पॉइंटर को देखें। This is the plane. इसमें 3 प्लेन है। फर्स्ट प्लेन इज दिस, जिसको हमने क्या बोला था, जो पैरेलल है, किसके टूल के पैरेलल था, इसको हम बोल रहे थे ट्रांसवर्स प्लेन। जो ये दिस इज द जॉब के जो पैरेलल है, जॉब के पैरेलल है, मशीन एक्सिस के पैरेलल है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। और एक प्लेन हो रहा है जो दैट इज पैरेलल टू द बेस, दिस इज द पाई आर। ये इसको कैसे डेजिग्नेट किया है, पाई आर से। दिस प्लेन इज द पैरेलल टू द बेस, दिस प्लेन इज पैरेलल टू द बेस। अब इस एक्सिस को, these 3 planes are mutual perpendicular, and if we put these mutual 3 perpendicular planes at any point of the principal edge or the cutting edge, साइड कटिंग एज, उसको कहीं पे भी रखेंगे तो हमको ये वाली चीजें दिखेंगी। ये इधर से दिखेगा हमको, ये वाले एंगल्स दिखेंगे, और इधर से काट के देखेंगे, ये इस प्लेन से काटेंगे तो आपको ये वाला फिगर दिखेगा, अगर इस प्लेन से काटेंगे तो आपको ये वाला फिगर दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो आपको ये एंगल्स, 2 एंगल्स दिखेंगे। सो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था, बैक रैक
first angle is a back rack angle, second angle is a side rack angle, third is a back clearance angle or back relief angle, then fourth one is the side clearance angle or the side relief angle, then cutting edge angle, और इसमें लिखा हुआ है ये लास्ट में अप्रोच एंगल, और इसको आप बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल भी बोल सकते हैं, है ना। इसमें अप्रोच एंगल लिखा है और इसको आप साइड रिलीफ एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये वही वाले छह हमारे पास एंगल्स हैं जो हमको यहाँ से दिख रहे हैं, है ना। दिस इज द प्रिंसिपल कटिंग एज, ये क्या थी, प्रिंसिपल कटिंग एज, प्रिंसिपल कटिंग एज। और ये वाला एंगल कौन सा है, साइड रिलीफ एंगल। ये वाला कौन सा है, एंड रिलीफ एंगल। अब आप यहाँ पे एक चीज देखें, ये वाली जो है ये ऑर्थोगोनल कटिंग जो सॉरी ऑब्लिक कटिंग मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से ये टूल सेट किया हुआ है। अब आप ये देखें, ये वाला एंगल जो फाई एंगल है, दिस फाई एंगल, दिस और द अप्रोच एंगल, है ना, ये अप्रोच एंगल दिखा हुआ है, और या फिर हम इसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। क्या बोलते हैं, साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग। इसके जो ये अल्फाबेट्स लिए हैं, जो ये हमने इसके डेफिनेशन करने के लिए जो भी ये सिंबल्स लिए हैं, इनको आपको याद रखना है। इनको आपको कौन से पॉइंट्स को याद रखना है, हमेशा मैं अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग इन एंगल्स को याद रखेंगे, और ये एंगल्स जो है मैंने आपको इसमें दिखाए हैं, और आपको ये डेजिग्नेशन ही याद रखना है। ये जो मैंने सिस्टम दिखाया है, ये बैक एंगल अल्फा बी से डेजिग्नेट किया है, साइड रैक एंगल अल्फा एस से किया है, ये गामा से किया है, देन रिलीफ एंगल गामा एस से किया है, देन कटिंग एज जाई ई से किया है, देन साइड कटिंग एज एंगल हमने जाई एस से किया है। तो ये जाई एस की बात कर रहे हैं। ये फिगर थोड़ा इसमें थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, तो ये आप इसको चेंज कर लेना। इसमें हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में हम लोग ये वाले सिंबल्स काम में लेंगे, ये वाले सिंबल्स काम में लेंगे, ठीक है। अभी इसको आप थोड़ा सा बस इसमें ये आपको ये समझना है कि ये वाले सारे एंगल्स आपको मालूम ही हो गए, या एंगल मालूम हो गए। अब ये वाला जो फिगर दिखाया हुआ है, ये फिगर आपको दिखाया हुआ है ऑब्लिक कटिंग का। अब ऑब्लिक कटिंग में क्या होगा, ये आपको ऐसे दिखेगा। ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है, ऑर्थोगोनल कटिंग में आप कैसे देखते हैं, एक ये उस दिन भी मैंने एक डायग्राम बनाया था, मैं डायग्राम वापस से बना रहा हूँ। ये हमने एक डायग्राम बनाया था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जॉब को, और ये एक टूल है आपका, ये टूल था, ये ऐसा टूल है, ये टूल है। और इसमें कटिंग कैसे दिखेगी आपको, इसमें कटिंग आपको दिखने वाली है ऐसे परपेंडिकुलर कटिंग दिखने वाली है 90 डिग्री पे बनी हुई है, 90 डिग्री पे बनी हुई है। लेकिन इसमें आपको ये 90 डिग्री पे नहीं बनी हुई, इसका जो फिनिश लास्ट में जो पॉइंट रह जाएगा वो ऐसा टेपर्ड रह जाएगा, ठीक है ना। इसमें 90 डिग्री आपका प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसमें ऐसा टेपर्ड लाइन रह जाएगी, क्योंकि ये ऑब्लिक कटिंग है, और इसमें जो कटिंग एज है, साइड कटिंग एज, उसको हमने किसी एंगल पे दिया हुआ है, और वो एंगल कौन सा है, ये अप्रोच एंगल है, जिसको हम साइड रिलीफ एंगल भी बोलते हैं, या साइड कटिंग एज एंगल भी बोलते हैं, जो कि अप्रोच एंगल से दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो एज है ये स्ट्रेट कब हो जाएगी, अगर हम इसको मोड़ते मोड़ते, अगर हम इसको ऐसे टर्न करते करते यहाँ से अगर हम इसको टर्न करना शुरू करें, यहाँ से अगर आप इसको टर्न करना शुरू करोगे, ये इस एज को अगर आपने यहाँ से टर्न कर दिया, तो ये क्या होगा, ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल जो है आपका जीरो हो गया, ये एंगल आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अप्रोच एंगल या साइड कटिंग एज एंगल अगर जीरो है तो वो ऑर्थोगोनल कटिंग है। इसके अलावा अगर वो दूसरे किसी भी एंगल पे है तो वो इसका मतलब है वो ऑब्लिक कटिंग है। क्या है, ऑब्लिक कटिंग है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए 90 डिग्री होना जरूरी है, इसी चीज को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम में आपके पास क्या होगा, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, बैक रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, एंड साइड कटिंग एज एंगल, और द अप्रोच एंगल, एंड नोज रेडियस इंपॉर्टेंट। नोज रेडियस इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, नोज रेडियस इंचेस में दी हुई होगी, किस में दी हुई होगी, इंचेस में दी हुई होगी, ठीक है। Now we start the another system that is called the ORS system. ORS system is the orthogonal rack system. Orthogonal rack system में there is a difference of the three angles. Three angles का difference है. First angle is the inclination angle, second is the orthogonal angle, then
third, fourth and fifth are the same, then another last one angle is a different, that is the principal cutting edge angle. उसको हम क्या बोलेंगे? principal cutting edge angle बोलेंगे. फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट को बोलेंगे इंक्लिनेशन एंगल, सेकंड को बोल देंगे ऑर्थोगोनल रैक एंगल और सिंपली रैक एंगल, ठीक है ना. और देन थर्ड इज द, वही वाले थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर द सेम, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर द सेम, एंड लास्ट सिक्स वन इज द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, जो उसमें था हमारा साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल. इसमें हमारा इंक्लिनेशन है, इसमें फर्स्ट था हमारा बैक रैक एंगल और सेकंड था हमारा साइड रैक एंगल. तो ये ऑर्थोगोनल रैक एंगल हो गया. इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे इसको डेजिग्नेट किया है, ये फिगर को देखें फटाफट, ये फिगर को देखें. ये सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं. ये सेम जॉब है, ये सेम टूल है. टूल को हमने ऊपर से देख के बना रहे हैं. जैसे अभी अब 3D व्यू देखा था हमने, अगर उसको ऊपर से देखेंगे तो वही एंगल यहाँ पे दिख रहे हैं. लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो प्लेन रखा है, ये वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल कटिंग एज और द साइड कटिंग एज के पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है. इस वाले फिगर में क्या था, इस वाले फिगर में एएसए सिस्टम में ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर प्लेन्स दिए थे हमने. अभी वाले फिगर में ओआरएस सिस्टम में क्या है, दिस प्लेन इज कटिंग प्लेन बोलते हैं इसको. कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द कटिंग एज, ये पैरेलल होता है, कटिंग एज के पैरेलल है, और इसके अगेंस्ट में एक परपेंडिकुलर खींचा हमने, और ये वाला प्लेन होगा हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग प्लेन. ये वाला प्लेन कौन सा होगा, ऑर्थोगोनल कटिंग प्लेन. और तीसरा रेफरेंस प्लेन है वो हमारा सेम है, दैट इज पैरेलल टू द बेस. इससे आप इस साइड से देखेंगे तो ये आपको अल्फा एंगल दिखेगा. अल्फा एंगल इज दिस लैम्डा एंगल इज द इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं हम इसको. यहाँ पे जब कट करेंगे, जो बैक एंगल था उसी का सेम यहाँ पे हमारा इंक्लिनेशन एंगल है, बट इसको दूसरे व्यू से देखा है हमने. क्या देखा है, दूसरे व्यू से देखा है, ठीक है ना. और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑर्थोगोनल रैक एंगल, ये वाला गामा ओ से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल रैक एंगल, ठीक है ना. थोड़ा सा कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम खत्म होने वाला है और शायद टाइम खत्म हो गया है. ओके, गुड